Good morning, everyone. My name is Neha Goyal. I'm the student of BSc Chemistry Honor, second year. Today, in this video, I'm going to discuss about the acid-base concept and about the Arrhenius theory of acid, Bronsted-Lowry concept of acid, and Lewis acid and base concept. So, हमें पता है हमने एसिड और बेसिस के बारे में अभी तक क्या पढ़ा है। जो एसिड्स होते हैं वो सोलिन टेस्ट होते हैं, बेस बिटरिन टेस्ट होते हैं। यानी जो एसिड होता है उनका टेस्ट तो खट्टा होता है और जो हमारा बेसिस होता है उनका टेस्ट कड़वा होता है। बट हम हर किसी एसिड या बेस को टेस्ट करके नहीं दे सकते कि हाँ ये खट्टा है तो ये एसिड है और ये कड़वा है तो ये बेस है। एसिड और बेस अगर हम फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की बात करें उन्हें टेस्ट करके बता सकते हैं हाँ ये फ्रूट बेसिक नेचर में, ये फ्रूट एसिडिक नेचर में। बट जो हमारे केमिस्ट्री लैब के एसिड्स होते हैं हम उन्हें टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि हाँ ये एसिड है ये बेस है। और हमने पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो टर्न करते हैं लिटमस पेपर को रेड में और बेसिस टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू। ये हम लिटमस पेपर के थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। या फिर अगर हमें घर पर ट्राई करना है तो हम एज अ विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक हल्दी की मदद से हम देख सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें पानी मिला लीजिए, लिक्विड में हो जाएगा। जो एसिड होते हैं उनका टर्मरिक इंडिकेटर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जो हमारे बेस होते हैं वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप पानी में हल्दी का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और लेमन उसमें मिलाएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही आप थोड़ा सा डिटर्जेंट या सोप मिलाएंगे उसमें वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे हम एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एसिड को या बेस को हम टच करके भी पता लगा सकते हैं। जो एसिड होते हैं वो सोपी होते हैं टच में, और जो हमारे बेसिस होते हैं सॉरी एसिड जो होते हैं वो टच करने पे सोपी फील नहीं होते, बट जो हमारे बेसिस होते हैं वो टच करने पे सोपी फील हो सकते हैं। बट अगेन हम एसिड और बेसिस को टच करके नहीं दे सकते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। सो कुछ कंसेप्ट्स आए थे अरहेनस के कंसेप्ट। तो सबसे पहला जो एसिड और बेस का कंसेप्ट था वो अरहेनियस ने दिया था। जो अरहेनस था वो एक स्वेडिश केमिस्ट था। ही वॉज द फर्स्ट टू डिफाइन द एसिड एंड द बेसिस इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब उसने एक्वस सोल्यूशन के अंदर बताया था कि ये एसिड है या ये बेस है। Now, according to Arrhenius, an acid is defined as a substance which contains hydrogen, which when dissolved in water give H positive ion. तो इसने क्या कंसेप्ट दिया, अगर मेरा एसिड है वो जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होएगा तो वो H पॉजिटिव आयन देगा, और अगर बाय चांस वो मेरा बेस है तो वो OH नेगेटिव आयन देगा। अकॉर्डिंग टू हिम एन एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H positive ion in aqueous solution and base is a substance which gives OH negative ion in aqueous solution. एग्जाम्पल पे एसिड के एग्जाम्पल इसने HCl, HNO3 और H2SO4 लिए हैं। अब इसने और बेस के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaOH, KOH, बिकॉज व्हेन they are going to dissolve in aqueous solution they are going to lose OH negative ion. अब जो एनहेनस था उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि एसिड और बेस क्या होते हैं, बट उसने कैटेगराइज किया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी हमारे मिनरल्स एसिड है लाइक HCl, HNO3, H2SO4 जो कि हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोशिएट कंप्लीटली। मतलब कि अगर मेरा कोई भी एसिड है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल मेरे 100 मोल ऑफ HCl है मेरे वाटर में, तो वो 100 के 100 मोल्स टूटने चाहिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। एक भी ऐसा मोल नहीं बचना चाहिए जो हमारा डिसोशिएट ना हुआ हो। जब हमारे 100 के 100 मोल्स dissociate हो जाएंगे into H positive and Cl negative ion, it will considered as strong acid. Like HCl when dissolved in water gives H positive plus Cl negative,
as it dissociate completely, so we will categorize it as a strong acid. Now, weak acid. There are other acids like acetic acid, which do not completely dissociate in water when dissolved in water. Okay, so फॉर एग्जाम्पल मैं 100 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ले रही हूँ, तो उसमें से 60 मोल्स तो हमारे डिजोल्व हो गया एंड 40 मोल्स अनडिजोल्व रह चुके, मतलब कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है, यानी कि सारे के सारे मोल नहीं टूटे हैं। इसका मतलब वो क्या है, हमारा वीक एसिड है। So there are acids like acetic acid, carbonic acid, phosphoric acid, which when dissolved in water do not dissociate completely into ions. As a result, equilibrium is set up between the ions and the undissociated molecules. अब वीक एसिड में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है हमारी रिएक्शंस के बीच में ना। बेसिस जैसे हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्यनस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन माय एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड बेस। एग्जांपल NaOH and KOH. Now we will also categorize bases into strong and weak bases. Now what we mean by strong bases, substances like NaOH, QH when dissolved in water dissociate completely to give hydroxyl ion, मतलब कि जो हमारे completely dissociate हो जाएंगे, यानी कि हम अगर 100 मोल्स ऑफ NaOH ले रहे हैं तो 100 के 100 मोल्स हमारे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहे हैं, तो उसको मैं क्या कहूँगी, उसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस का नाम दूंगी। वीक, यहाँ पे वीक एसिड नहीं आएगा, यहाँ वीक बेसिस आएगा। So substances which do not completely dissociate into hydroxide ions, Arrhenius named these substances as weak bases. मतलब कि जो molecules या जो moles हमारे completely dissociate नहीं हुए हैं उन्हें हम weak base कहेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, aluminium trihydroxide do not dissociate completely to give OH negative ion, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ लिखवाया। और जो हमारे वीक एसिड्स या वीक बेस होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जितने टूट रहे हैं ना मोल्स हमारे, उतने ही दोबारा कंबाइन होकर वो रिएक्शन को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चल रही है और बैकवर्ड में भी चलेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा इस रिएक्शन में। सो एरियनस ने ओवरऑल हमें कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का। उसने हमें ये बताया कि अगर मेरा कोई सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में और वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो मेरा एसिड है। अगर वो डिजोल्व होके OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो बेस है। बट यहाँ एक लिमिटेशन आई, क्योंकि ये हमारा सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मुझे कुछ भी डिटरमाइन करना है कि ये एसिड है या बेस है, मुझे उसको सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व करना होगा। मुझे ये देखना होगा कि वो वाटर में जाके H पॉजिटिव दे रहा है या OH नेगेटिव दे रहा है। सेकेंडली, it could not explain the basic nature of ammonia in its aqueous solution as ammonia does not have hydroxide. अब हमारे कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन ही नहीं कर रहे, जैसे कि अमोनिया। अब जो अमोनिया है उसके पास तो OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, तो वो जब पानी में डिसॉल्व होगा तो वो कहाँ से OH नेगेटिव आयन देगा। तो ये भी एक लिमिटेशन आए कि हमारे पास कुछ बेसिस ऐसे है जिसमें हमारे पास OH नेगेटिव आयन नहीं है, बट दे आर स्टिल बेस। Okay, and Arrhenius acid is based on the formation of ions. However, it is highly unstable and does not exist independently. It combines immediately with the solvent and form hydronium. जो Arrhenius का कंसेप्ट था वो H पॉजिटिव आयन पे बेस था, बट जो H पॉजिटिव आयन होता है वो अनस्टेबल होता है और वो एक एकदम कंबाइन कर जाता है हमारे वाटर के साथ टू फॉर्म द H3O पॉजिटिव आयन। मतलब कि जो अरहेनियस ने कंसेप्ट दिया था वो तो H पॉजिटिव का आयन का कंसेप्ट दिया था, बट जो H पॉजिटिव आयन होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो
फिर से वाटर के साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोनियम आयन दे देता है, यानी कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन वाला जैसा कोई सब्सटेंस नहीं मिला, हमें हाइड्रोनियम आयन मिला। यहाँ पर भी उसकी एक लिमिटेशन आई थी। नेक्स्ट, ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट। अब हमने देख लिया कि एल्केनेस ने तो एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग उनको डिटरमाइन कर रहे थे कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दे रहे हैं एसिड, अगर वो OH नेगेटिव दे रहे हैं तो वो बेस। अब हमारा कॉन्सेप्ट आया ब्रोंस्टीड और लोरी का कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टीड और लोरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने साथ में ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, इस वजह से इसका नाम ब्रोंस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट पड़ा। अब इनके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव हियर, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव, वेयर एज बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। मतलब कि एसिड तो वो सब्सटेंस होंगे जो H पॉजिटिव देंगे और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हम ब्रोंस्टीड लोरी थ्योरी को प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी कहते हैं। इन्होंने सिर्फ इतना सा ही कहा हमें कि जो आयन H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे वो तो हमारे एसिड है, एंड जो उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे वो हमारे बेस है। ओके, सो अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी आर कॉलिंग H पॉजिटिव एज अ प्रोटॉन। हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? अब ये डायग्राम देखिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे ही हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, हमारे पास H पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो H पॉजिटिव है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई न्यूट्रॉन है, इसलिए मैं H पॉजिटिव को यहाँ पर प्रोटॉन का नाम दे रही हूँ। H पॉजिटिव इज अ प्रोटॉन, तो इसलिए यहाँ पे H पॉजिटिव को मैंने एक प्रोटॉन का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई न्यूट्रॉन है। ओके, नाउ ब्रोंस्टीड-लोरी acid-base reaction. The acid-base reaction is the transfer of proton from an acid to base. इन्होंने acid-base reaction का नाम है, जो एसिड होंगे वो H पॉजिटिव को डोनेट कर देंगे और जो बेस होंगे वो उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मेरा HCl है और NH3 है। HCl क्योंकि एसिड है तो ये इस H पॉजिटिव को यहाँ से डोनेट कर देगा, ठीक है। और ये जो NH3 है क्योंकि ये बेस है, ये इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि एसिड ने तो मेरा H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, बेस ने मेरा H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारा कंजुगेट एसिड बन गया और ये हमारा कंजुगेट बेस बन गया, यानी एसिड is the one who is donating the proton and the base is the one who is accepting the proton. अब हमें दो नए नाम सुनने को मिले, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। Now what we mean by conjugate acid? Now a base after accepting a proton becomes an acid and is known as conjugate acid. अब ये मेरा बेस था NH3, इसने क्या किया, यहाँ से मेरा एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही इसने ये एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव आयन, इसने क्या बना दिया, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डोनेट करते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड, अब हमारे पास ये NH+4 है, मतलब कि एसिड और जो हमारा मतलब बेस और कंजुगेट एसिड में वो एक प्रोटॉन का अंतर आ गया। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन बिटवीन बेस एंड इट इज कंजुगेट एसिड। NH3 के पास एक हाइड्रोजन कम था, कंजुगेट एसिड के पास एक हाइड्रोजन कम है। इससे ये पता चला अगर मेरा बेस है तो वो मुझे कंजुगेट एसिड देगा, और अगर मेरा एसिड है तो वो मुझे कंजुगेट बेस देगा बदले में। और इसमें एक और चीज़ है, इफ अ बेस इज अ स्ट्रॉन्ग इट्स कंजुगेटेड एसिड विल बी वीक एसिड। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो मेरा जो कंजुगेट एसिड होगा वो बहुत ही वीक होगा।
अगर वाइस वर्सा, अगर मेरा बेस वीक है तो मेरा कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो कंजुगेट का मतलब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक प्रोटॉन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ हमारे बेस को मैं ये डिफाइन कर रही थी, बेस इज द वन हु एक्सेप्ट द प्रोटॉन, वहाँ मैं कंजुगेट बेस को ये डिफाइन करूंगी कि बेस इज द सब्सटेंस विच विल डोनेट द प्रोटॉन। ओके, यहाँ पे जो बेस है ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, बट यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आयन अकेला है, यानी कि एक तरफ से इसने लूज किया, तो कंजुगेट में हमारा एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है। नाउ कंजुगेट बेस, an acid after donating a proton become a base and is known as conjugate base। अब ये मेरा फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब जैसे ही इसने मेरा H लूज कर दिया, ये बन गया एसिड, और ये जो पेयर बनेगा यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा मेरा। ठीक है, यानी एसिड के साथ कंजुगेट बेस आ रहा है, बेस के साथ कंजुगेट एसिड आ रहा है। और हमारे कंजुगेशन में किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन बिटवीन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। जहां मेरे एसिड के पास एक H पॉजिटिव है, वहीं मेरे कंजुगेट बेस के पास एक H पॉजिटिव नहीं है। इफ एसिड इज द स्ट्रॉन्ग, इट्स कंजुगेट बेस विल बी द वीकेस्ट वन। मतलब फिर से वही आ गया कि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मुझे वीक कंजुगेट बेस मिल रहा है, अगर मेरा वीक एसिड है तो मुझे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस मिल रहा है। अब यहाँ मैं इसको कंजुगेट बेस क्यों कह रही, मेरा Cl नेगेटिव आयन है, तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है ना सोल्यूशन से। अब जो एक्सेप्ट करता है हमें वो पता है क्या होता है, बेस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या नाम ले रही हूँ, कंजुगेट बेस। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट कंजुगेट बेस। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एक्सेट्रा। प्रोटिक सॉल्वेंट्स तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को इजीली दे देते हैं, यानी उनमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें H पॉजिटिव का नामो निशान ही नहीं होता, लाइक बेंजीन। वो कहाँ से लाएंगे प्रोटॉन, क्योंकि हमारा जो ये ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट था वो कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयन पर डिपेंड था। उन्होंने यूँ कहा, एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव को लूज करेंगे, बेस वो सब्सटेंस है जो उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर मेरे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है ही नहीं, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी कि ये एसिड है और ये बेस है। सिंस there is a no proton transfer reaction between acid oxide, for example sulfur dioxide, carbon dioxide respectively, and basic oxide, for example calcium oxide and magnesium oxide respectively, it failed to explain this type of reaction। अब जो मेरे सब्सटेंस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिनमें H पॉजिटिव है ही नहीं, बट दे आर स्टिल एसिड एंड बेसिस, इन्होंने उनका नेचर भी डिटरमाइन नहीं किया, that why they are behaving like acids and base। It is failed to exhibit the acidic nature of substances like aluminium chloride and boron trifluoride with the no proton। Similarly कुछ सब्सटेंस जैसे कि aluminium chloride, boron trifluoride जिनके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, इन्होंने उनका भी नेचर नहीं डिफाइन किया। तो अभी तक हमने देखा, सबसे पहले अर्हेनियस कंसेप्ट आया जिन्होंने एक्वस सोलवेंट के ऊपर बताया कि H पॉजिटिव आयन जो एक्वस में दे रहे हैं वो मेरे एसिड है, जो OH नेगेटिव आयन अगर वो मेरे एक्वस सॉल्यूशन में दे रहे हैं तो वो बेस है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में बताया। फिर आए ब्रोंस्टेड लोरी जिन्होंने हमें प्रोटॉन की मदद से बताया कि ये एसिड है या बेस है। उन्होंने बताया कि अगर मेरा सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है तो वो मेरा एसिड है, अगर वो कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मेरा बेस है। फिर उन्होंने कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताया और कंजुगेट बेस एसिड पेयर बताए। ठीक है, अब अगला साइंटिस्ट आया लुइस एसिड बेस कंसेप्ट।
लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी पड़ा? क्योंकि हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ना ही उनको डोनेट कर रहे होते हैं। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारे OH नेगेटिव के रेडिकल प्रेजेंट नहीं होते, बट दे आर स्टिल बिहेविंग एज अ बेस। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आया। अब जो GN लुईस थे, उन्होंने 1923 में प्रपोज की थी एक एसिड बेस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमारे केमिकल स्पीसीज जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो प्रेजेंट होते हैं। अब उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से हमें बताया कि वेदर दे आर एसिड और वेदर दे आर बेस। तो लुईस एसिड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुईस एसिड। A substance that can accept electron pair is known as Lewis acid. कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें लुईस एसिड कहेंगे। मैं इसकी ट्रिक ऐसे कर सकते हैं, एसिड ए एक्सेप्ट ए यानी एसिड जो है वो एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर को, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, which are the species that are accepting that electron pair? अब ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी? ऑफ कोर्स वो ही स्पीसीज एक्सेप्ट करेगी जिनके पास डेफिशिएंसी हो, यानी कि जिनके पास हमारे इनकम्प्लीट वैलेंस शेल हो। स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। अब इनकम्प्लीट वैलेंस शेल किन किन के हो सकते हैं? All the positively charged species like cations, example H positive, Ag positive, etc. जितने भी हमारे cations होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे टू मेंटेन देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। Molecules with a central atom which need one or more lone pair of electrons to complete their valence shell, या फिर वैसे मोलिक्यूल जिनका जो सेंट्रल एटम है वो कोई ना कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पूरी कर ले। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं BF3 1 2 3। अब हमने देखा यहाँ पर बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मेरा बोरोन 2 और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, सो इट विल एक्वायर द स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके वैलेंस शेल में और ये एक स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। यानी कि बोरोन क्या करेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को टू गेट दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो लुईस एसिड बेसिकली वो एसिड होते हैं जो कि एक्सेप्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। अब ऐसी कौन सी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है? फर्स्ट वन इज अवर कैटायंस जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, या सेकंड वन जिनके जो सेंट्रल एटम होते हैं ना उनके जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होते हैं, सो दे विल रिक्वायर सम इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। नाउ व्हाट आर लुईस बेसिस? अब वो क्या थे, एक्सेप्टर्स थे, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो डोनेशन वाला भी तो चाहिए ना, कोई तो डोनर भी होना चाहिए। सो हियर अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या होंगे? लुईस बेस वो सब्सटेंस होंगे जो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। A species that can donate electron pair is known as Lewis base. Now the question arises, which are the species which are donating an electron pair? अब वो species कौन होएगी जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी? डोनेट कौन कर सकता है? जिसके पास चीज में ज्यादा हो, मतलब उसके पास पहले से ही वो चीज ज्यादा है, वो सामने वाले को देना चाहेगा। अब ज्यादा किसके पास होता है? एनायंस के पास, उनके पास नेगेटिवली चार्ज होती है, यानी खुद के तो उनका पूरा है ही है, बट वो कुछ एक्स्ट्रा भी लेके बैठे हुए, तो वो क्या करना पसंद करेंगे? वो डोनेट करना पसंद करेंगे। सो लुईस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है।
species having complete valence outermost shell possessing one or more unshared electron pairs. यानी कि Lewis species are our electron rich species and the Lewis acid are our electron deficient species. अब जो मेरा लुईस बेस है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो तो कंप्लीट है ही है, बट वो साथ में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी ले रखा है उसने. ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज लाइक फ्लोरीन नेगेटिव या नेगेटिव भी आएगा इनके ऊपर, फ्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, and the neutral species bearing one or more lone pair of electron, या मेरी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मौजूद हो. फॉर एग्जांपल NH3 होता है 1 2 3. अब नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है. सो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे नाइट्रोजन के पास कंप्लीट ऑक्टेट है, बट उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा में है. वो चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. ओके, अब H2O देख लीजिए, HOH, ऑक्सीजन के पास कितने पेयर है, 2 लोन पेयर है. 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यानी कि वो मैक्सिमम 2 कंजुगेट बॉन्ड बना सकता है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. अब यहाँ देखिए ये मेरा क्या काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है. NH3, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा, ये वाला एक्स्ट्रा है. अब ये क्या करना चाहेगा, ये डोनेट करना चाहेगा, और डोनेट कौन करता था, लुईस बेस. तो ये मेरा क्या है, लुईस ओके बेस, जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस. और यहाँ पर देखेंगे बोरोन के पास हमारा यहाँ पे वैलेंस शेल मौजूद होता है, यानी कि बोरोन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. तो वो क्या करेगा, वो अब देखो बोरोन के पास यहाँ के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने. तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस बोरोन को दे देगा और एक कंजुगेट बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि हम इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कंजुगेट बॉन्ड को साइन रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है ऐसे, यानी कि जिस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो हम वो कंपाउंड लिखेंगे जो दे रहा है और यहाँ वो कंपाउंड लिखेंगे जो उस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो यहाँ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. अब देखो नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. बोरोन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब कि दोनों ने मिलकर अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लिया. तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज NH3 molecule is the one who is giving the electron pair, it will act as a Lewis base, and BF3 which are accepting this pair, it will act as a Lewis acid. ट्रिक यही है, acid acceptor AA, यानी acceptor is the one who is the acid and base is the one who is giving. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लिया हमने, ऐसे करके ऐसे बनाना है. सो हमने इस वीडियो में देखा कि किन किन साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके बताए एक एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सबसे पहले अर्हेनियस आया, उसने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की मदद से हमें एक्सप्लेन किया कि एसिड और बेस क्या होते हैं. बट वहाँ एक लिमिटेशन अराइज हुई कि कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास OH नेगेटिव रेडिकल होता ही नहीं है. सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट देम एज अ बेस. सेकेंड लिमिटेशन यह है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में जाके ही पता लगा सकते थे एसिड है या बेस है. फिर आए ब्रोंस्टीड और लोरी. ब्रोंस्टीड और लोरिस ने विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें ये क्लियर करने की कोशिश की कि जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेंगे वो तो एसिड होंगे और जो इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे वो बेस होंगे. बट
प्रॉब्लम यहाँ अराइज हुई जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो एसिड है या बेस। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने मदद ली इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो हमारे लुईस बेस होंगे वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, और लुईस एसिड वो होंगे जो इन एसिड को एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू।